हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में मैं आप लोगों को आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें दोस्तों मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि आर्किमिडीज द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है वो दोस्तों किससे संबंधित है, इस सिद्धांत का जो कथन है दोस्तों उसका क्या अभिप्राय होता है, इस सिद्धांत में हम लोग को क्या जानना है, क्या सीखना है, और साथ ही दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत का जो सत्यापन है वो हम लोग प्रयोगों द्वारा किस तरीके से सत्यापित कर सकते हैं, वो सारा चीजें आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। तो अगर दोस्तों आप लोग मेरी इस वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, इसे देख लेते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आपको आर्किमिडीज से संबंधित कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगी। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से फुल कॉन्सेप्ट के साथ आर्किमिडीज के सिद्धांत को आप समझ सकते हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। और साथ ही दोस्तों आप लोग जान चुके हैं कि आज का जो दोस्तों दिन है वो है रक्षाबंधन का। तो मेरे तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की खूब सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो दोस्तों आप लोगों ने पिछली वीडियो में क्या जाना था? दोस्तों आप लोगों ने पिछली वीडियो में पास्कल के नियम को जाना था, जो कि दोस्तों आपके तरल पदार्थों से वो नियम संबंधित था। यानी कि जो पास्कल है उन्होंने जो अपना नियम दिया था वो दोस्तों ऐसे पदार्थों के लिए दिया था जो पदार्थ आपके तरल रूप में होते हैं। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो तरल पदार्थ होते हैं वो आपके भौतिक अवस्था में केवल दो ही होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका द्रव और दूसरा होता है आपका गैस है। और इनका जो ये नियम था दोस्तों यह संबंधित था किससे? तो यह दोस्तों संबंधित था आपके तरल पदार्थ से। तो ये जो तरल पदार्थ था उसमें दोस्तों उन्होंने ये बताया था अपने नियम के माध्यम से कि ये जो तरल पदार्थ होते हैं जैसे कि द्रव या गैस, ये सभी दिशाओं में समान रूप से दाब आरोपित करते हैं। यानी इन द्रवों द्वारा, इन गैसों द्वारा लगाया गया जो दाब है वो सभी दिशाओं में समान रूप से आरोपित होता है। और इसी सिद्धांत के आधार पर दोस्तों जो आर्किमिडीज है उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो कि दोस्तों ये भी आपके तरल पदार्थों से ही संबंधित है। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये जाना था कि उत्प्लवता क्या कहलाती है, क्योंकि दोस्तों उत्प्लवता में आप लोगों ने ये जाना था कि अगर हम किसी द्रव में किसी वस्तु को अगर हम डुबाते हैं तो वो जो वस्तु होती है वो क्या करती है कि द्रव में दोस्तों वो बल लगाती है, और जो द्रव है वो भी क्या करता है कि वस्तु पर ऊपर दिशा की ओर एक बल लगाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं उत्प्लावन बल। और यह क्रिया दोस्तों आपके उत्प्लवता के रूप में जानी जाती है। तो आपकी उत्प्लवता के आधार पर ही दोस्तों जो आर्किमिडीज है उन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो आइए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं कि जो आर्किमिडीज है वो दोस्तों कौन थे। तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों जो आर्किमिडीज है आपके वो आपके गणित शास्त्र के दोस्तों जनक है। कोई पूछे अगर आपसे कि गणित शास्त्र के जनक कौन है, तो दोस्तों गणित शास्त्र के जो जनक है वो आर्किमिडीज को ही कहा जाता है। यानी उन्हीं को दोस्तों गणित शास्त्र के जनक के लिए श्रेय दिया जाता है। और ये दोस्तों जो आर्किमिडीज है वो रहने वाले थे यूनान देश के, यानी यूनान देश के एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, जिनका जन्म दोस्तों हुआ था 287 ईसा पूर्व में, और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 212 ईसा पूर्व में। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इनका दिया हुआ सिद्धांत के माध्यम से उसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो कि आप लोग को जानना बहुत ही आवश्यक है आर्किमिडीज के बारे में। ठीक है, तो देखिए बताया जा रहा है सर्वप्रथम यूनान के एक महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने उत्प्लावन से संबंध तथ्यों का परीक्षण कर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। यानी जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है वो आपका संबंधित है उत्प्लावन से। और आप सभी को पता है कि उत्प्लावन क्या कहलाती है, यानी जब किसी वस्तु को द्रव में डालते हैं तो जो द्रव है उस वस्तु पर एक ऊपरमुखी बल लगाता है, और वह ऊपरमुखी बल ही उत्प्लावन कहलाती है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर जो सिद्धांत है उसको आप लोग थोड़ा सा गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर इस सिद्धांत में हम लोग को क्या सीखना है। ठीक है, तो देखिए बताया जा रहा है जब कोई वस्तु किसी द्रव में, देखिएगा जब कोई वस्तु किसी द्रव, देखिए द्रव के साथ यहाँ पर गैस भी लिया गया है, क्योंकि आपके जो तरल पदार्थ हैं वो दोस्तों तरल पदार्थ आपके द्रव और गैस दोनों रूप में हो सकते हैं। इसीलिए जो नियम होगा वो आपके द्रव के साथ आपके गैस के लिए भी क्या होगा, यह सत्य होगा। तो देख सकते हैं जब कोई वस्तु किसी द्रव या गैस में पूर्णतः या असंतः डुबाई जाती है। पूर्णतः का मतलब होता है पूरा पूरा, और असंतः का मतलब होता है
आधा अधूरा, यानी उस वस्तु का कुछ ही भाग पानी के अंदर डूबेगा, संपूर्ण भाग बिल्कुल भी पानी के अंदर नहीं डूबेगा ना। ठीक, डुबाई जाती है तो उस वस्तु के भार में आभासी कमी आ जाती है और यह कमी वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव या गैस के भार के बराबर होता है। और यही दोस्तों कथन आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। मैंने बताया था ना आप लोग को, जो पास्कल वाला जो लॉ था, जो नियम था, उसमें मैंने आप लोग क्या बताया था, उसमें दोस्तों मैंने आप लोग को ये बताया था कि जब कोई व्यक्ति कुएं से पानी को निकालता है बाल्टी की सहायता से, तो दोस्तों जब वो बाल्टी कुएं के अंदर, पानी के अंदर जब वो रहती है, मतलब पानी के जो जल का जो सतह है, अगर उसके अंदर आपकी बाल्टी रहती है, तो उस स्थिति में जो दोस्तों व्यक्ति का जो बल होता है वो उस बाल्टी पर बहुत ही कम लगता है। कम इसलिए लगता है क्योंकि आपके बाल्टी में जो पानी का जो भार होता है, जब वो पानी के अंदर आता है तो दोस्तों उसके भार में आभासी कमी आ जाती है और इस आभासी कमी आने के कारण जो व्यक्ति उस बाल्टी पर जो बल लगाता है तो उसके द्वारा लगाया गया जो बल होता है वो दोस्तों कम लगता है। यानी बिल्कुल भी दोस्तों उस बाल्टी के भार का जो एहसास है उस व्यक्ति को बहुत ही अधिक नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो बाल्टी है वो पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई रहती है। आज जब वो पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई रहती है तो डूबे होने के कारण दोस्तों क्या होता है कि उसके भार में आभासी कमी आ जाती है। ठीक है, और जैसे ही वो व्यक्ति उस पानी को बाल्टी की सहायता से पानी की सतह से बाहर निकालता है, यानी कुएं से अगर वो बाहर निकलता है, जो पानी कुएं में जो पानी का लेयर होता है ना, उससे अगर वो बाल्टी को बाहर निकलता है तो एक बैग क्या होता है कि बाल्टी का जो भार है वो दोस्तों बढ़ जाता है, जिससे कि उसे खींचने के लिए जो व्यक्ति है उसे अधिक बल लगाना पड़ता है। तो यही चीज जो आर्किमिडीज है उनको परेशान कर रहा था कि आखिर ऐसा क्या गुण है पानी के अंदर कि अगर किसी वस्तु को अगर हम पानी के अंदर डालते हैं तो उसके भार में आभासी कमी आ जाती है और जैसे ही उस वस्तु को पानी से अगर बाहर निकालते हैं तो उसका जो भार है वो पुनः से बढ़ जाता है। और इसी के दोस्तों आधार पर, इस पर खोज कर इस पर अपना परीक्षण कर दोस्तों उन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जो कि आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इस सिद्धांत की खोज हो जाने के कारण दोस्तों हम लोग अपने स्थल दुनिया के साथ साथ आपके पानी वाले दुनिया में भी क्या कर पाए, हम लोग ने महारत हासिल कर लिया। क्योंकि देख सकते हैं कि आज इस डिजिटल इंडिया में हम लोग स्थल पर आने के साथ साथ हम लोग पानी में ऐसे बहुत सारे चीज कर सकते हैं जो कि दोस्तों आज से लगभग कई वर्षों, कई लाख वर्षों तक लोगों के लिए एक सपना था। आप देख सकते हैं कि पानी में लोग क्या करते हैं कि पानी में लोग तैरते हैं, पानी में इतने गहराई तक चले जाते हैं, इतने गहराई तक चले जाते हैं कि दोस्तों उसका संभावना लगा पाना भी काफी कठिन है। आप पानी की सहायता से दोस्तों क्या कर सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप यातायात के द्वारा आप जा पाते हैं। तो ये जितना दोस्तों आपके पानी में चलने वाले जो यातायात के जो साधन है ये दोस्तों आपके जो बनाए गए हैं वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही बनाए गए हैं। इसके सिद्धांत के आधार पर ही दोस्तों जो आपका एरोप्लेन है वो आपके आकाश में, आपके हवा में वो उड़ता है। आपका जो जहाज है, आपका जो नाव है, आपका जो स्टीमर है वो दोस्तों आपके पानी की सतह पर वो चलता है, जो कि दोस्तों बिल्कुल भी डूब नहीं पाता अगर कोई उस पर सवारी के साथ सामान भी रहता है तो ये सारा चीज आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत से ही कनेक्टेड है, जिसके कारण दोस्तों हम लोग अपने इस दुनिया में आने वाली इस तकनीकी में इतना आगे बढ़ पाए और इतने दोस्तों अपने विज्ञान को आगे की ओर प्रगतिशील कर पाए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस सिद्धांत को अच्छे से समझने के लिए हमें यहाँ पर एक प्रयोग करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप लोग उस प्रयोग को अच्छे से समझ जाते हैं तो दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग को जो आर्किमिडीज द्वारा दिया गया जो कथन है वो भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक, तो दोस्तों बस आप लोग क्या करना कि इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको 3 ठो यहाँ पर फिगर दिखाई दे रहे होंगे और हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों फिगर को बारी बारी से क्रमानुसार समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा, देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों यह स्टैंड है। ठीक, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला ये दोस्तों आपका है भार मापने वाला तूला। और आपको पता है कि भार मापने वाला जो तूला होता है उसको हम लोग कमानीदार तूला के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपका तूला है वो है कमानीदार तूला। और इस कमानीदार तूला से हमने क्या किया है कि दोस्तों एक यहाँ पर हमने डिब्बा लटका दिया है, एक डिब्बा जो कि दोस्तों खाली डिब्बा है ना, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर में कोई दोस्तों वस्तु बिल्कुल भी रखी गई नहीं है ना। ये जो आपका कमानीदार तूला है उससे हमने क्या किया है, एक खाली डिब्बा हमने यहाँ पर लटका दिया है। और ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो दोस्तों आप देख रहे हैं यह एक प्रकार का वस्तु है। मान लेते हैं यह दोस्तों कोई धातु का टुकड़ा है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं नीचे ये मान के चलते हैं यह धातु का टुकड़ा है जो कि इस वस्तु से यह फंसा हुआ है। यानी इससे क्या, देखिए
कमानीदार तुला से आपका ये वाला दोस्तों जो खाली जो आपकी वस्तु है वो लटकी हुई है और इस वस्तु से जो आपका धातु का टुकड़ा है वो आपका लटका हुआ है। तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि अगर ये खाली है तो इससे क्या हो सकता है, इस पर जो होगा ये लोहा वाला जो होगा उस पर ज़्यादा बल लगेगा। दोस्तों ये भी आपका क्या है, काफ़ी मजबूत है, बस क्या है वो खाली है। ठीक है, आप लोग इतना समझ कर रखना है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे इस वाले फिगर में। तो दोस्तों इस वाले फिगर में बढ़ने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जब हम कमानीदार तुला से जब हम इस वस्तु का भार माप रहे हैं, क्योंकि हमको भार किसका मापना है, तो हमको भार दोस्तों इस नीचे वाला को मापना है, जो आप नीचे वाला देख रहे हैं ना, इसी को दोस्तों हमको भार मापना है। तो अब सबसे पहले ये देखते हैं कि जब हम इसका भार मापते हैं तो इसका भार कितना आता है। तो दोस्तों मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो इसका भार है वो आता है यहाँ पर इतना, ठीक है, इस लाइन तक। इसका जो पठन है मान चलते हैं उस समय इसका जो पठन है वो आता है दोस्तों 500 ग्राम। मान के चलते हैं कि जो आपका धातु का टुकड़ा है वो कितने किलो का है, तो है आधा किलो का, यानी 500 ग्राम का ये आपका धातु का टुकड़ा है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, देखिए धातु का टुकड़ा करने का मतलब कि केवल इसी को नहीं बोल रहे हैं हम, केवल इसी को 500 ग्राम नहीं बोल रहे हैं हम दोस्तों, क्या कर रहे हैं हाई पूरा लेकर 500 ग्राम। ठीक है, क्योंकि सबका क्या कर रहा है, ये सबका ये वेट माप रहा है। कौन, तो ये आपका कमानीदार तुला। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम इसमें देखते हैं इसमें, तो इसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि जो आपका धातु का टुकड़ा है ये वाला, जो आप ये वाला धातु का जो आप टुकड़ा देख रहे हैं, तो ये धातु का टुकड़ा पूरी तरीके से अब वो जल में डूब गया है। मान लेते हैं दोस्तों कि हमारा जो जल है वो भरा हुआ है, जैसे कि हमने ये जो जल लिया इस बीकर में, जैसे कि यहाँ पर बीकर देख रहे हैं ना, तो इस बीकर में लिया गया जो जल है वो है दोस्तों भरा हुआ। मान लेते हैं कि जो जल है वो कैसा है, वो भरा हुआ है। तो दोस्तों जब ये जल भरा हुआ होगा, इसमें आप किसी वस्तु को डालोगे तो उसके आयतन जब इस द्रव में प्रवेश करेगा, जितना वो अपना आयतन घेरेगा, जितना अपना स्थान वो घेरेगा, तो उसको आस्थान देने के लिए क्या होगा कि कुछ ना कुछ द्रव को इस बाल्टी से यानी इस बीकर से बाहर जाना होगा। क्योंकि दोस्तों जो आयतन होता है वो द्रव का भी निश्चित होता है, उसका जो आयतन होता है द्रव का वो बिल्कुल भी नहीं बदलता। हालांकि आकार बदलता है लेकिन उसका जो आयतन है वो बिल्कुल भी नहीं बदलता। यहाँ पर मान के चलते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो बाल्टी में जो यहाँ पर बीकर हमने लिया है इसमें पानी आपका फुल है। अगर आप इसमें एक छोटा सा कंकड़ भी डालोगे या पत्थर भी डालोगे तो इससे क्या होगा, कुछ पानी की बूंदें बाहर गिर जाएंगी। क्यों, क्योंकि उस पत्थर ने क्या किया है कि पानी में अपना कुछ आस्थान घेरा है, और ये जो आस्थान घेरेगा वो दोस्तों पानी के कुछ द्रवों को हटा कर घेरेगा, यानी कि इसके अंदर जो द्रव होंगे उसको हटा करके वो वहाँ पर अपना आस्थान घेरेगा, और जो हटाएगा पानी को, जो दोस्तों आपका द्रव हटेगा वही द्रव क्या करेगा कि इस बीकर से गिरेगा ना। इससे हम लोग ये समझेंगे कि ये जो द्रव बाहर गिर रहा है वो इस वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव की मात्रा है। जितना जो वस्तु इसमें डूबा है ना, जितना वस्तु डूबकर अपना स्थान गिर रहा है तो उतने स्थान का जो द्रव है वो इस बीकर से बाहर गिर रहा है। ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं, अगर बीकर आपका मान के चलते खाली रहता, जैसे कि बीकर अगर इतना ही तक रहता, इतना ही तक, कोई और वस्तु को अगर आप इसमें डाल देते हैं तो दोस्तों उससे क्या होता है कि ये जो आपका पानी है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरता। क्या होता है कि बस पानी की मात्रा थोड़ी सी वो बढ़ जाती है, ऊपर की ओर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कंडीशन कि यहाँ पर जो हमने बीकर में जल लिया है तो इस बीकर के जल से जो जल है वो दोस्तों यहाँ पर गिर रही है, यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा यहाँ पर ये मतलब हुआ कि जो हमने बीकर लिया है वो जल से भरा हुआ लिया है, और जल से भरे हुए बीकर में जब हम इस धातु के टुकड़े को डालते हैं, मेरी बात को समझना, जब हम इस धातु के टुकड़े को डालते हैं तो ये जो धातु का टुकड़ा है वो पूरी तरीके से जल में चला गया है। क्योंकि देख सकते हैं कि इस धातु के टुकड़े के ऊपर भी क्या है, आपका जल की दोस्तों आपके सतहें हैं। तो यानी कि आपका जो धातु का टुकड़ा है वो दोस्तों आपके जल के अंदर है। जब ये जल के अंदर गया तो ये धातु का टुकड़ा इतना क्या करेगा, इतना अपना आयतन यानी अपना स्थान घेरेगा, इतना ठीक है, इतना अपना वो स्थान घेरेगा। तो जब दोस्तों वो अपना इतना स्थान घेरेगा तो इतना स्थान के लिए दोस्तों
वो क्या करेगा, वो इस बीकर में जो द्रव की मात्रा है उसको वो हटाएगा। उसको क्या करेगा दोस्तों, वो स्थानांतरित करेगा, उसको दोस्तों वो हटाएगा। अगर वो नहीं हटाएगा तो ये जो आपका वस्तु है वो बिल्कुल भी दोस्तों इस द्रव में स्थिर नहीं रह सकता, यानी बिल्कुल भी डूब नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों जब ये द्रव में डूबा हुआ है तो कुछ ना कुछ अपना यह स्थान घेरा है, और जब ये अपना स्थान घेरेगा तो वहां तक का जो स्थान होगा, जैसे कि यहाँ तक जब देख रहे हैं यहाँ तक का जो स्थान होगा, तो वहां तक के स्थान में जो दोस्तों द्रव होंगे उसको हटाएगा। मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि इसके डूबने से पहले इस स्थान पर पहले क्या था, आपका द्रव की मात्रा थी, लेकिन जब वो आ गया तो यहाँ से द्रव हटेगा। जब द्रव हटेगा तो द्रव को हटने के लिए क्या चाहिए, और दोस्तों स्पेस चाहिए, जो कि आपके इस बीकर के पास और स्पेस है ही नहीं। जब स्पेस नहीं है तो बाकी का जो दोस्तों आपकी मात्रा जो कि वस्तु द्वारा हटाई गई है, द्रव की मात्रा, वो क्या करेगा कि इस बीकर से बाहर की ओर निकलना शुरू कर देगा। तो दोस्तों इस वस्तु द्वारा हटाए गए जितने द्रव की जो मात्रा है जो इस बीकर से बाहर निकल रही है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे से दोस्तों हम लोग बीकर में इसको हम लोग रोक लेते हैं। देखिए ये है छोटा सा बीकर, देख रहे हैं ना। तो इस छोटे से बीकर में हम लोग क्या करते हैं, जो गिरने वाली जो जल की मात्रा है जिसके कारण आपके जो द्रव है वो इस बीकर से बाहर निकल रहा है, तो उसको हम लोग छोटे बीकर में क्या करते हैं, जमा कर लेते हैं, यानी कि एकत्रित कर लेते हैं। और जैसे ही दोस्तों आपका ये वस्तु जल में डूबेगी, जैसे ही जल में डूबेगी तो जानते हैं इसके भार में आभासी कमी आ जाएगा। आभासी कमी कहने का मतलब कि जब इसका पठन यहाँ पर 500 ग्राम था, तो दोस्तों अब इसका जो पठन होगा वो मान के चलते, जानते कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दोस्तों, मान के चलते हैं 300 ग्राम। ठीक है, मेरी बात को समझना। यहाँ पर इसका पठन कितना था, 500 ग्राम। मान के चलते हैं कि अब इसका यहाँ पर पठन जो है वो हो चुका है कितना, 300 ग्राम। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसके भार में जो कमी आया है वो कितना है, तो 500 ग्राम माइनस 200 ग्राम इक्वल टू 300 ग्राम इक्वल टू आपका 200 ग्राम। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि जब ये आपकी वस्तु पूरी तरीके से द्रव में डूबी, यानी जब ये द्रव में आ चुकी है, तो उसके भार में जो आभासी कमी है वो आभासी कमी 200 ग्राम का आता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो आपका वस्तु है तो वो क्या करेगा कि जितना अपना स्थान घेरा है तो उतने स्थान का जो द्रव है वो क्या करेगा कि दोस्तों उसको हटाएगा। और जब ये द्रव हटाए तो उसको हम लोगों ने क्या किया है कि इस छोटे से बीकर में जमा कर लिया है। इस छोटे से बीकर में हम लोगों ने जमा कर लिया है। अब हम क्या करते हैं कि जितना द्रव आपका जमा हुआ है इस छोटे से बीकर में, आपने अभी क्या जाना, आपने अभी ये जाना कि जब ये आपकी लोहे की वस्तु जब तक आपके इसे द्रव में डूबी हुई नहीं थी तब तक इसका जो यहाँ पर भार था वो था 500 ग्राम, लेकिन जब ये डूब गई तो उस स्थिति में इसका जो भार है अब वो 300 ग्राम रह गया, यानी कि इसके भार में 200 ग्राम की कमी हुई। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि जो द्रव यहाँ पर दोस्तों गिर रहा है जिसको हमने बीकर में लिया है, अब हम क्या करते हैं कि इसी द्रव को, जो आप खाली डिब्बा देख रहे हैं ना, बोलते ना कि ये खाली स्पेस वाला डिब्बा है, ये खाली स्पेस वाला डिब्बा है, जो आप ये खाली डिब्बा देख रहे हैं उसी में दोस्तों हम लोग इसको भर देते हैं खोलकर। ठीक है, देख सकते हैं दोनों में जल नहीं है, लेकिन अब इसमें जल है। देखिए इसमें जल है, इसमें जल है, इसमें जल है, और ये जल वही है जो जल इस बीकर से बाहर की ओर निकल रहा है, जो जल इस बीकर से बाहर की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो हमने इस छोटे से बीकर में एकत्रित किए गए इसे निकले हुए जल को ही इस दोस्तों डिब्बे में क्या किया है, हमने यहाँ पर जमा कर लिया है। और जब हम जमा करते हैं तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका कमानीदार जो तूला है वो इसका जो पठन है वो करता है, जानते हैं कितना, तो वो दोस्तों कहता है 500 ग्राम। आप देख सकते हैं कि पहले ये दोस्तों कुछ नीचे था आपकी वस्तु, ठीक है, जब ये द्रव में डूबा हुआ नहीं था तो कुछ ये नीचे था, लेकिन जब ये डूब गया तो दोस्तों आप इसका जो क्षैतिज तल है, ये जो क्षैतिज तल है इससे वो कुछ ऊपर की ओर उठा हुआ है। ठीक, लेकिन जैसे ही हमने इस खाली डिब्बे में जो 200 ग्राम, यानी कहने का मतलब कि जितना दोस्तों आपके जल की मात्रा है उस जल की मात्रा को हमने इस खाली डिब्बे में रख दिया, तो इस खाली डिब्बे में जल के आने के कारण इसका दोस्तों जो भार है वो पुनः से 500 ग्राम हो चुका है। तो इससे आप क्या सीखते हैं दोस्तों, इससे आप ये सीखते हैं कि आपने यहाँ पर जो
इस वस्तु को द्रव में डुबाया है तो ये जो आपकी धातु का जो टुकड़ा है वो द्रव में डूबने के कारण वो अपने स्थान का जितना द्रव दोस्तों वो हटाया है, उस द्रव की उस मात्रा को अगर हम इस डिब्बे में रखे हैं तो इसका जो भार है वो पहले की तुलना के बराबर आ चुका है, यानी 500 ग्राम के बराबर आ चुका है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी जो आभासी कमी है वो कितनी है, तो वो है 200 ग्राम। यानी कि अगर हम इसमें 200 ग्राम ऐड कर दें तो हमारा जो पठन है वो पुनः से 500 ग्राम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग जो द्रव बाहर निकल रहा है उसको हम इस डिब्बे में डालते हैं तो इसका पठन 500 ग्राम आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इस डिब्बे में जो जल की मात्रा है वो कितना है, तो वो है 200 ग्राम। मेरी बात को समझिए, वो कितना दोस्तों, वो है 200 ग्राम, क्योंकि आपके इस डिब्बे का जो जल है उसके 200 ग्राम की मात्रा और जो आपका पहले का जो मात्रा है इसका 300 ग्राम की मात्रा दोनों ऐड कर कर वो हो चुका है 500 ग्राम की मात्रा। तो इसी दोस्तों आप प्रयोग के आधार पर ये समझ सकते हैं कि आर्किमिडीज द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है वो वास्तव में सत्य है। यानी कि उन्होंने अपने सिद्धांत के माध्यम से ये बताया था कि जब किसी वस्तु को द्रव या गैस में असंतः या पूर्णतः डुबोया जाता है तो उस वस्तु के भार में आभासी कमी आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर इस वस्तु को डुबाया गया है तो इसके भार में आभासी कमी आई थी। ठीक है, फिर उन्होंने बताया था कि यह आभासी कमी उस वस्तु द्वारा द्रव के हटाए गए भार के बराबर होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो आभासी कमी आई थी वो कितनी आई थी, तो वो आई थी 200 ग्राम का। और ये जो 200 ग्राम है वो दोस्तों किसके इक्वल मिल रहा है, तो जो दोस्तों द्रव इसे आपके बीकर से बाहर निकल रहा है। यानी कि अगर इस जल की मात्रा को हम इस खाली वाले डिब्बे में नहीं डालते हैं तो ये बिल्कुल भी 500 ग्राम का पठन नहीं करता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो आपके निकलने वाली जो जल की मात्रा है, जितना ये वस्तु विस्थापित किया है अपने स्थान का जल, उसी का द्रव्यमान कितना है, उसी का भार कितना है, तो 200 ग्राम है। तो यही आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत के रूप में यह दोस्तों जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये समझे हैं कि कहीं ना कहीं जो द्रव की मात्रा निकली है, जो द्रव की मात्रा इस बीकर में निकली है, वो कहीं ना कहीं इस द्रव की मात्रा का जो आयतन है, यानी इसका जो आयतन है वो दोस्तों आपके इस धातु वाले वस्तु के आयतन के बराबर है। क्योंकि देखिए आप किसी भी वस्तु को अगर आप पूरी तरीके से द्रव में अगर आप डुबोते हैं तो दोस्तों जितना अपना स्थान घेरता है, तो अपना जो स्थान घेरता है वो दोस्तों उस द्रव को हटा कर ही घेरता है। अगर आप ही पानी में खड़े होगिएगा, पानी में डूबिएगा, तो क्या करते हैं, आपका जो पैर होता है वो दोस्तों आपके पानी में या नदी में क्या करता है, तो वो दोस्तों कुछ ना कुछ स्थान घेरता है। और वहाँ का जो जल होता है वो दोस्तों क्या होता है, वो वहाँ का जो जल होता है वो अपने आप को विस्थापित करता है, यानी वो स्थानांतरित होता है। तो दोस्तों जो जल आपका स्थानांतरित हो रहा है तो उतना स्थानांतरित होगा जितना आपने दोस्तों स्थान घेरा है। यानी कि इस जल का जो आयतन होगा वो कहीं ना कहीं इस वस्तु के आयतन के बराबर होगा। लेकिन अगर हम बात करें भार का, तो दोस्तों जो भार है वो भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि जितना दोस्तों आपकी आभासी कमी आती है वस्तु के भार में, तो ये जो आभासी कमी है वो निकले गए द्रव के भार के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो देखिए आप लोग दोस्तों सबसे पहले समझिएगा कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु क्या करती है कि द्रव में बल लगाती है। और जब दोस्तों वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो जो द्रव है वो उस वस्तु पर एक ऊपरमुखी बल लगाती है। ऊपरमुखी बल लगाने के कारण ही वस्तु के भार में आभासी कमी आती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर दो बल देखे जा रहे हैं। पहला बल जो वस्तु द्रव की सतह पर लगा रहा है और दूसरा बल जो द्रव वस्तु की सतह पर लगा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके दो बल क्रमशः प्राप्त होते हैं, जिसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर W1 और W2 से सुनिश्चित करेंगे। जो W1 होगा वो वस्तु द्वारा लगाया गया बल होगा, जो W2 होगा वो दोस्तों आपके द्रव द्वारा वस्तु की सतह पर लगाया गया बल होगा। यानी इसको हम लोग उत्प्लावन बल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि W का मतलब होता है वेट यानी भार, और जो भार होता है वो दोस्तों आपके बल के बराबर ही होता है, क्योंकि जितना दोस्तों आपका भार निकल कर आएगा उतना ही दोस्तों आपका बल भी निकल कर आएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर इसको बल के रूप में ही मानकर चला है। तो थोड़ा सा इसकी स्थिति को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बताया जा रहा है वस्तुओं का पलवन, पलवन मतलब तैरना। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उस वस्तु पर दो बल क्रमशः W1 तथा W2 लगते हैं, जिनके आपेक्षिक परिणामों के अनुसार तीन स्थितियां संभव है। तो बात करते हैं अगर पहली स्थिति में, आप लोग पहले समझना कि W1 क्या है,
तो वस्तु द्वारा द्रव में लगाया गया बल, और W2 क्या है, तो द्रव द्वारा वस्तु की सतह पर लगाया गया बल। ठीक है, तो पहला जो स्थिति है उसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर W1 ग्रेटर देन है किसके, तो W2 के। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, देख सकते हैं कि यहाँ पर W का मतलब क्या हुआ, भार, W का मतलब क्या हुआ भाई, तो भार। 1 है तो ये 1 मतलब वस्तु, ठीक, 1 मतलब वस्तु जो कि द्रव में डुबोई जा रही है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों किसका भार, तो वस्तु का भार। W2 यानी कि द्रव, कौन द्रव, तो दोस्तों जिस द्रव को, जो वस्तु है डूबने वाली, उस द्रव को जो हटा रही है, यानी जो वस्तु अपने स्थान का जितना द्रव विस्थापित करती है, जितना द्रव हटाती है, उस द्रव का दोस्तों यह भार है ना। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि W1 ग्रेटर देन है W2 के, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वस्तु का जो भार है वो बड़ा है किससे, तो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार से। तो जब अगर ऐसा कंडीशन आता है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये वस्तु है वो जितना द्रव को हटाती थी और जितना दोस्तों इसके भार में आभासी कमी आती थी, तो इसके भार में जो आभासी कमी है वो इस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर प्राप्त हो रहा है। देखिएगा इसमें बताया क्या जा रहा है, जब वस्तु का भार W1 उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से अधिक हो तो वस्तु द्रव में नीचे डूबती जाएगी। कैसे, तो आप लोग समझना। देखिए दोस्तों आप लोग समझना, मान के चलते हैं अगर इस फिगर में, इस वाले फिगर को ध्यान से देखना आप लोग, इस वाले फिगर में मान के चलते हैं कि इस बीकर में जल भरा हुआ है और इस बीकर में दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपकी ये जो वस्तु है वो डूबी हुई है। मान के चलते हैं कि ये जो वस्तु है वो आपके धातु का टुकड़ा है और ये धातु का टुकड़ा नीचे की ओर डूब गया। तो डूबा क्यों, तो आप लोग समझना। देखिए दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं कि शुरू यहाँ पर इस धातु के टुकड़े को इस पानी में डुबाते हैं। जब इस धातु के टुकड़े को पानी में डुबाते हैं तो ये जो धातु का टुकड़ा होगा वो क्या करेगा कि इस पानी की सतह में डूबने के बाद पानी को वो विस्थापित करेगा, यानी अपना स्थान प्राप्त करने के लिए अपने स्थान का जो द्रव है उसको वो हटाएगा, उसको वो विस्थापित करेगा। एक कुर्सी पर कोई व्यक्ति बैठा है तो बिना हटाए आप उस कुर्सी पर बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं। तो दोस्तों उसी प्रकार से पहले से यानी डूबने से पहले इस बीकर में जल भरा हुआ है और वह इस द्रव में आना चाहता है, तो कहीं ना कहीं जब इस द्रव में वो आएगा तो अपने स्थान का जो द्रव है उसको वो विस्थापित करेगा, उसको वो हटाएगा। तो जब दोस्तों उसको वो हटाएगा ना तो उस द्रव का जो आयतन होगा, यानी हटाए गए द्रव का जो आयतन होगा वो दोस्तों इस वस्तु के आयतन के बराबर होगा। मेरे बातों को समझना, उस वस्तु के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, मान के चलते हैं दोस्तों कि आपके यहाँ पर समझिएगा, देखिए मान के चलते हैं कि इस वस्तु के डूबने से जो विस्थापित जो द्रव है उसकी मात्रा है इतना। देखिए जो आयतन है वो है इतना, मतलब इतना द्रव को क्या कर रहा है, वो विस्थापित कर रहा है, यानी वो हटा रहा है। अगर इतना द्रव हट जाएगा तो ये वस्तु क्या होगी, ये वस्तु आपके नीचे की ओर वो डूब जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि इस द्रव को दोस्तों हम लोग मापते हैं, इसको हम लोग दोस्तों इससे मापन करते हैं। तो जब हम इसका मापन करते हैं तो मापन करने पर यदि दोस्तों इसका भार यानी इस द्रव का भार अगर दोस्तों वो आता है कैसा, तो अगर वो आता है W1 से छोटा, किससे, यानी वस्तु के भार से अगर वो छोटा आता है तो उस स्थिति में जानते क्या होगा, उस स्थिति में जो ऊपरमुखी लगने वाला जो उत्प्लावन बल होगा वो इस वस्तु को बिल्कुल भी रोक नहीं पाएगा और धीरे धीरे ये जो वस्तु होगी वो नीचे की ओर डूबती चली जाएगी और उस स्थिति में आपका ये जो वस्तु होगा वो दोस्तों पूरी तरीके से क्या होगा, वो नीचे तली पर बैठ जाएगा। समझे, यही दोस्तों क्या है, यही कारण होता है कि जब आप एक कील को, कोई कहा जाता है ना कि एक कील को पानी में अगर डुबाया जाए तो जो कील है वो पानी में डूब जाती है, अगर वहीं पर दोस्तों लोहे का बना हुआ जो बड़ा बड़ा जहाज होता है वो पानी में नहीं डूबती। तो ऐसा किसके कारण होता है, तो दोस्तों ऐसा जो होता है वो भार के कारण होता है, जो कि इनके आयतन में परिवर्तन लाने के कारण ही दोस्तों क्या है, यह संभव है। देखिए अगर आप इस कील को अगर आप पानी में डालते हैं तो ये जो कील है वो अपने स्थान का जितना द्रव विस्थापित करेगा, सुनिएगा, ये जो कील है वो अपने स्थान का द्रव में जितना द्रव विस्थापित करेगा, अगर उसका भार अगर आप मापोगे ना तो उसका जो भार होगा वह इस कील के भार से कम प्राप्त होगा।
हालांकि उस द्रव का जो आयतन होगा वो इस कील के आयतन के बराबर होगा, लेकिन जो विस्थापित हुआ जो द्रव है, मान के चलते वो द्रव आपका इतना सा है, थोड़ा सा है, अगर इसका अगर भार निकालोगे तो इसका जो भार होगा वो कील के भार से कम आएगा, और उस स्थिति में क्या होगा कि आपका जो कील होगा इसका भार अधिक होने के कारण यह पानी में डूबता चला जाएगा, जैसा कंडीशन दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देखा था। अगर हम बात करें नाव का, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नाव होते हैं उसको दोस्तों पीट कर, यानी जो लोहा होता है उसको पीट कर चादर की तरह अवतल आकार के रूप में, अवतल करने का मतलब कि अंदर का जो भाग होता है वो धंसा हुआ रहता है और बाहरी जो भाग होता है वो दोस्तों उभरा हुआ रहता है। तो अवतलाकार रूप में क्या किया जाता है कि नाव को दोस्तों तैयार किया जाता है, ठीक है। और ये जो नाव है जब उसको पानी में उतारा जाता है तो ये जो नाव है वो दोस्तों पानी का इतना भाग विस्थापित करता है, मेरी बात को समझिएगा, जो नाव है वो पानी का इतना भाग विस्थापित करता है कि उसका अगर भार अगर आप निकालोगे तो दोस्तों उसका जो भार होगा वो नाव के भार से कई ज़्यादा अधिक प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर समझना, सारा चीज़ समझ लेना अच्छे से, ठीक है। अगर मान के चलते हैं अगर आपका जहाज का भार है W1, आज जो दोस्तों आपका पानी का भार है वो है W2, तो उस स्थिति में दोस्तों आपका पानी का जो भार है ना वो आपका अधिक हो जाएगा किसके, तो जहाज के भार से। जब जहाज के भार से यह अधिक होगा तो आपका जहाज बिल्कुल भी पानी में डूबने नहीं पाएगी। तो ये किसके कारण हुआ था, आयतन के कारण। यानी जब क्षेत्रफल पूरा बढ़ गया, यानी पूरा उसका आयतन बढ़ गया, तो उतने आयतन पर जितना दोस्तों ये जल हटाता है आपका नाव, चाहे आपका जहाज, जितना दोस्तों ये जल हटा पाता है ये नाव, अगर उतने जल का दोस्तों अगर आप माप करोगे, उसका भार निकालोगे, तो उसके भार का जो दोस्तों मापन होगा वो आपके नाव के भार से कई ज़्यादा का होगा, वो आपको बड़ा प्राप्त होगा, इसीलिए नाव बिल्कुल भी डूब नहीं पाती, ठीक है। अब देखिए, अब मान के चलते हैं जो टाइटैनिक है ना वो भी दोस्तों बिल्कुल भी नहीं डूबता। क्या समझे, आपका जहाज डूबा था ना टाइटैनिक, तो वो भी नहीं डूबता। ये डूबा कब था, ये दोस्तों डूबा कब था, जब वो बीच से टूट गया था। जब वो बीच से नहीं टूटता तो बिल्कुल भी वो नहीं डूबता। और ऐसा दोस्तों इसीलिए उसको कहा जाता है ना कभी डूबने वाला जहाज। यानी दोस्तों ऐसा कभी मतलब कंडीशन, मतलब ऐसा संभव ही नहीं है कि वो जो जहाज है वो डूब भी सकता है। लेकिन क्या कीजिएगा, जो आइसबर्ग है उससे जो आपका जहाज है टाइटैनिक उसे जो टकराया तो वो क्या हुआ दोस्तों कि वो दो भागों में वो टूट गया। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से मान के चलते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो मान के चलते हैं आधा तो दोस्तों जो टूट गया है, ऐसे आधा तो टूट गया है, तो वो क्या हुआ कि एक बैग दोस्तों यह लंबवत रूप में हो गया, मतलब कि एकदम पानी के अंदर ये इस तरीके से दोस्तों वो डूबने लग गया, पूरा ऐसे डूबने लग गया। और धीरे धीरे दोस्तों आपका जो ये नाव है और टुकड़ा वाला उसका भार अधिक होता गया पानी के भार से, और ये धीरे धीरे पानी की सतह के नीचे वो डूबता चला गया। और आज स्थिति ऐसी है कि यह पानी की सतह पर आ चुका है डूबते डूबते। यही कारण है, इसी कारण कब, जब आपका W1 ग्रेटर देन हो जाए W2 के, ठीक है। अब जरा हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड स्थिति में जब W1 बराबर W2 हो, यानी कहने का मतलब कि जब वस्तु का भार उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर हो। यानी जिस वस्तु को आप द्रव में डालते हैं वह वस्तु जितना द्रव विस्थापित करेगा, अगर उस द्रव की मात्रा को दोस्तों अगर आप आकलित करिएगा, अगर उसका जो भार निकल कर आएगा अगर वो भी वस्तु के भार के बराबर हो जाएगा, तो उस स्थिति में जो आपका वस्तु होगी वो क्या करेगा। तो देखिए इसमें लिखा जा रहा है, जब वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर हो तो वस्तु द्रव में पूरी डूबी हुई पलवन करती रहेगी। यानी पूरा का पूरा वो डूब जाएगा, लेकिन दोस्तों यह बीकर की सतह पर नहीं जाएगा। यानी द्रव की सतह पर क्या होगा, यह पलवन करेगा द्रव की सतह पर डूब कर, लेकिन पूरा का पूरा डूब कर द्रव की सतह पर क्या करेगा, यह तैरेगा, यह पलवन करेगा। यानी जो द्रव होगा वो इसे बिल्कुल भी अंदर डूबने नहीं देगी। कब, जब आपका यहाँ पर W1 ग्रेटर देन ना होकर बराबर हो W2 के, तब, ठीक है। आप लोग समझ कर रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके इस वस्तु का जो भार है वो इस वस्तु के हटाए गए द्रव के भार के बराबर है। तो दोस्तों आपका जो द्रव होगा वो कहीं ना कहीं वस्तु के आयतन के बराबर होगा। जितना दोस्तों इसने आयतन घेरा है उतने ही आयतन का द्रव विस्थापित होगा, तो आयतन भी बराबर हो गया इस स्थिति में। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जितना आयतन का अगर हम द्रव को अगर हम उसका भार का आकलन करेंगे तो उसका जो भार है वो इस वस्तु के भार के बराबर आ रहा है, तभी ये वस्तु बिल्कुल भी अंदर की ओर डूब नहीं पाती, समझे। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर तीसरे नंबर में, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर क्या होगा, तीसरा नंबर में जब W1 स्मॉलर देन W2 हो, यानी कहने का मतलब कि जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार से छोटा हो जाए तब क्या होगा। तो देखिए आयतन सबका समान होगा,
मेरी बातों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जितना वस्तु द्रव को विस्थापित करेगा अपने स्थान से, अगर उसका आयतन ले लें तो उसका जो आयतन होगा दोस्तों वो आपके वस्तु के आयतन के बराबर ही होगा। लेकिन दोस्तों इसके अगर भार करें तो भार का जो दोस्तों माने ये कोई जरूरी नहीं है कि वो बराबर ही होगा, लेकिन आयतन बराबर होगा ही होगा। समझे? जैसे कि मान के चलते हैं कि आप लोग को मैंने नाव वाला बताया, तो दोस्तों उसमें आप लोगों ने क्या देखा, उसमें आप लोगों ने ये देखा कि जो आपका नाव होती है, देखिए जैसे कि मान चलते इधर तो बनिए गया है नाव वाला में, जैसे मान चलते हैं यहाँ पर, ये फिगर अच्छा नहीं बन रहा है, जैसे कि अगर ये नाव है, ठीक है, ये नाव ठीक है, ये नाव, तो दोस्तों ये अपने अंदर का जितना जल हटा पाएगा, जितना जल हटा दे तो उसका जो आयतन होगा वो कहीं ना कहीं इस नाव के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि नाव का जो दोस्तों आकार है, जो इसका स्थान है, उतने स्थान के ये द्रव का किया है, विस्थापित कर दिया है। लेकिन अगर भार निकालें तो हो सकता है भार में परिवर्तन हो जाए, भार में दोस्तों क्या हो, वो भिन्नता आ जाए। तो ये 3 स्थितियाँ क्या होती हैं कि भार में परिवर्तन होने के कारण यह संभव होती है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यही चीज़ क्या होता है, सभी नाव जहाज़ों के साथ, आपके स्टीमरों के साथ दोस्तों ये घटित होता है, इनके सिद्धांत के आधार पर ही। तो आपने इसमें देखा कि जब वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से कम हो तो वस्तु द्रव में असंत मतलब पूरा नहीं डूबेगा, आधा अधूरा डूबकर वो उसमें तैरेगा। कब? जब दोस्तों आपके वस्तु का जो भार है अगर वो छोटा हो जाए उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार से, ठीक, यानी W1 स्मॉलर देन हो जाएगा W2 से। तो उस स्थिति में देख सकते हैं कि आपका ये जो तीसरा जो फिगर है ग नंबर, इसमें क्या है दोस्तों कि जो वस्तु है वो पूरी डूबी नहीं है, लेकिन यहाँ तक डूबी है, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक ना, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक यह डूबी हुई है, और ऊपर वाला जो सिरा है वो बिल्कुल भी डूबा हुआ नहीं है। तो यहाँ तक जो सिरा डूबा हुआ है तो यहीं तक का वो जल हटाएगा, यहीं तक क्या करेगा, वो जल हटाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस वस्तु का जो आधा जो हिस्सा है वो पानी में डूबा हुआ है, और जो आधा हिस्सा है वो पानी के ऊपर है। तो कहने का मतलब कि जो वस्तु होगा वो जितना डूबा हुआ है उतने ही भाग का वो जल हटाएगा, उतने ही भाग के जल को विस्थापित करेगा। अगर उतने भाग के जल को दोस्तों अगर आप उसका भार निकालोगे, उसका अगर आप मापन करिएगा तो उसका दोस्तों जो भार होगा वो कहीं ना कहीं आपके इस वस्तु के संपूर्ण भार से क्या होगा, वो बड़ा प्राप्त होगा, जिसके कारण यानी देख सकते हैं W1 आपका स्मॉलर देन हो चुका है W2 के। उस स्थिति में आपका जो वस्तु होगा वो असंत डूबकर वो पानी में तैरने लगेगा। यही कारण दोस्तों आपके लकड़ी के साथ होता है, यानी आप जानते हैं कि जो लकड़ी होती है वो पानी में बिल्कुल भी डूबती नहीं है, जो कि सूखी जो लकड़ी होती है वो पानी में बिल्कुल भी नहीं डूबती। तो क्यों नहीं डूबती? तो दोस्तों यही रीजन होता है, जब आप लकड़ी को दोस्तों पानी में डालते हैं तो वो क्या करता है कि उसका जो आधा हिस्सा है वो पानी में डूबता है। ठीक है, जब आधा हिस्सा पानी में डूबता है तो जितना दोस्तों लकड़ी का हिस्सा पानी में डूबता है वो उतने ही भाग के जल को वो विस्थापित करता है। अगर उतने भाग के जल का अगर दोस्तों अगर भार निकालते हैं तो उसका जो भार है वो इस लकड़ी के भार से जानते क्या होता है, वो बड़ा प्राप्त होता है, जिसके कारण जो लकड़ी है वो जल में असंत डूबकर वो पलवन करती है, वो दोस्तों तैरती है। तो अब यहाँ पर बात आता है कि ये लकड़ी जो है वो आधा ही क्यों डूबती है। कोई अगर पूछेगा कि जो लकड़ी है वो आधा ही क्यों डूबती है, जिसके कारण वो नदी की सतह पर या जल की सतह पर वो पलवन करने लगती है, वो तैरने लगती है। तो दोस्तों देखिए ये सारा जो कंडीशन है वो घनत्व पर डिपेंड करता है। किस पर? घनत्व पर। यानी हम लोग घनत्व के माध्यम से ये देखते हैं कि कौन सी वस्तु डूब जाएगी, कौन सी वस्तु आपका पलवन करेगी यानी कि वो तैरेगी, और कौन सी वस्तु दोस्तों आपका अशांत होकर पलवन करेगी यानी वो अशांत होकर वो तैरेगी। तो आप देखिए अगर आप समान आकार के दोस्तों दो अगर वस्तु लेते हैं, जिसमें से पहला आपका जो वस्तु है वो है आपका लोहा का और जो दूसरा वस्तु है वो है आपका लकड़ी का, और दोनों को दोस्तों अगर आप जल में डाल दीजिएगा तो जानते हैं लकड़ी वाला दोस्तों जो आपकी वस्तु होगी हाई वाला लकड़ी वाला, तो वो आपके जल में तैरने लगेगा अशांत डूबकर, यानी इसका जो आधा हिस्सा होगा, आधा हिस्सा ये जल में डूब जाएगा और आधा हिस्सा ऊपर वाला दोस्तों वो जल की सतह के ऊपर रहेगा और वो तैरने लगेगा, वो दोस्तों पलवन करने लगेगा। लेकिन अगर इतनी ही आयतन का अगर दोस्तों आप एक लोहे के टुकड़े को लेते हैं तो ये जो लोहा का टुकड़ा होगा वो पानी के अंदर क्या होगा, वो डूब जाएगा। तो ऐसा घनत्व के कारण होता है। तो घनत्व कहने का मतलब कि अगर दोस्तों आपके लोहे का घनत्व अगर लकड़ी के घनत्व से अधिक होगा तो ये जो लोहा होगा वो पानी में डूब जाएगा, और जो
जो दोस्तों आपका लकड़ी का घनत्व है अगर वो लोहे के घनत्व से कम होगा तो पानी में तैरने लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर ये समझ के चलेंगे, ये समझ के रखेंगे कि कहीं ना कहीं जो लकड़ी का घनत्व है वो बहुत ही कम है और लकड़ी का घनत्व कम होने के कारण ही यह पानी पर पलवन करता है असंतः डूबकर। जबकि अगर हम बात करें लोहे के घनत्व का तो जो लोहे का घनत्व है वो दोस्तों क्या करता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है जिसके कारण वो पानी में डूब जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना सारा दोस्तों आपका जो कंडीशन है वो आपके घनत्व पर ही डिपेंड करता है। अब देखिए बहुत सारे दोस्तों आप लोग देखे होंगे फिल्म में कि समुद्र में लोग क्या करते हैं, तैरते हैं। जिसको तैरना नहीं भी आता वो भी वो समुद्र में तैरता है। तो ऐसा किसके कारण होता है? ऐसा दोस्तों घनत्व के कारण होता है। आपके नदी तालाब के जल का जो घनत्व होता है वो आपके समुद्र के घनत्व से बहुत ही जानते क्या होता है, वो कम होता है। और जो आपका समुद्र का घनत्व होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो समुद्र का घनत्व ज़्यादा होने के कारण दोस्तों क्या होता है कि अगर आप समुद्र में अगर आप तैरते हैं तो वो समुद्र के दोस्तों जो है वो अपनी जल की सतह पर ही आपको रखता है, वो अंदर आपको डूबने नहीं देता। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें नदी या जल के घनत्व का तो उसमें नदी और तालाब के जो जल का जो घनत्व होता है वो समुद्र के जल के घनत्व से कम होता है। अगर दोस्तों अगर आप उसमें तैरते हैं और अपने मूड़ी को अगर आप डुबा कर तैरिएगा तो आप उसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से आप डूब जाइएगा, यानी आप तैर नहीं पाइएगा। इसीलिए जितने सारे जो तैराकी होते हैं वो अपने सिर को पानी से बाहर निकाल कर क्या करते हैं, वो तैरते हैं। क्योंकि दोस्तों आपका जो सिर होता है वो आपके शरीर की तुलना में इसका जो घनत्व होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और इसका घनत्व अधिक होने के कारण जो अब आपका सिर पानी के अंदर जाएगा तो आपका पूरा का पूरा बॉडी आपके पानी के अंदर वो चला जाएगा। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति सिर को बाहर निकाल कर पानी की सतह से अगर वो दोस्तों अगर वो तैरता है उसमें तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग पलवन, यानी वो तैर रहा है यानी वो पलवन कर रहा है। तो ये दोस्तों जो कंडीशन है वो घनत्व पर ही यहाँ पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि जो बर्फ है वो बर्फ बिल्कुल भी पानी में डूबता नहीं है। ठीक है, आपको पता है। तो दोस्तों बर्फ जो है वो पानी में क्यों नहीं डूबता? तो कहीं ना कहीं जो बर्फ का घनत्व है वो पानी के घनत्व से बहुत ही कम होता है और कम होने के कारण जो आपका बर्फ है वो असंतः डूबकर वो पानी की सतह पर वो पलवन करता है, यानी वो तैरता रहता है। आपको पता होगा कि बर्फ का अगर मान के चलते हैं दोस्तों कि 1/12 भाग जो बर्फ का हिस्सा है अगर वो पानी के बाहर रहता है तो उसका जानते हैं उसका 11/12 भाग पानी के अंदर रहता है। दोनों को कैलकुलेट करिएगा तो 1 आ जाएगा ना, जोड़िएगा तो 1/12 भाग है वो दोस्तों रहता है पानी के बाहर और इसका दोस्तों 11/12 भाग है वो रहता है पानी के अंदर, यानी कि 1/12 का 11 गुना भाग पानी के अंदर रहता है जबकि 1/12 भाग पानी के बाहर रहता है। इसीलिए दोस्तों आप देखे होंगे कि टाइटैनिक जिस आइस वर्ग से टकराया था तो वो दोस्तों जब दिखने में उतना बड़ा था, मतलब उसका जो आकार था जब पानी के बाहर उतना बड़ा था, तो जरा सोच सकते हैं कि वो पानी के अंदर कितना गहरा होगा। वो दिखने में काफी बड़ा था, इतना बड़ा था कि दोस्तों उसके पीछे के आकाश में जो तारे थे वो नजर नहीं आ रहे थे, वो आसमान को भी तोप दिया था, सोचिए। और उस आइस बर्ग से जो टाइटैनिक था आपका वो उससे टकराया था। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि दुर्घटना बहुत ही ग्रस्त और बहुत ही दोस्तों भयानक घटी होगी, क्योंकि जब वो पानी के सतह से जब वो बाहर इतना बड़ा है तो सोच सकते हैं कि वो पानी के अंदर वो कितना दोस्तों गहरा होगा। और उसे जब टकराया होगा तो पूरा का पूरा दोस्तों आपका जो नाव है वो आपका तो पूरा दोस्तों ध्वस्त हो गया, वो आपका पूरा का पूरा दोस्तों नष्ट हो गया। और साथ ही उस आइसबर्ग से टकराने के कारण दोस्तों जो आइसबर्ग है वो अपना काफी बुरा प्रभाव उस नाव पर दिखाया था, क्योंकि दोस्तों आपका जो बर्फ होता है वो भी क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये सब समझ लिया। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन तीनों स्थितियों का कौन कौन, W1 आपका ग्रेटर देन W2, W1 इक्वल देन W2 और W1 स्मॉलर देन W2। आखिर इन तीनों स्थितियों का आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत से क्या लेना देना है, इसी को दोस्तों आप लोग को समझना है। आखिर आर्किमिडीज के सिद्धांत से क्या लेना देना है, आप लोग को इसके बारे में थोड़ा सा जानना है, तो आप लोग थोड़ा जानने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आप लोगों ने क्या जाना, इस सिद्धांत में आप लोगों ने ये जाना कि जब कोई वस्तु किसी द्रव या गैस में पूर्णतः या संतः डुबाई जाती है तो वस्तु के भार में आभासी कमी आती है और यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो दोस्तों देखिए मान के चलते हैं कि यहाँ पर ये द्रव पूरा का पूरा डूबा हुआ है, पूरा का पूरा ये डूबा हुआ है। ठीक है, तो जब पूरा का पूरा डूबा हुआ है तो ये दोस्तों मान के चलते हैं कि इस वस्तु का जो भार है, जो डूबा हुआ जो धातु का टुकड़ा है, मान लेते हैं कि इसका जो भार है वो है 1 किलोग्राम। कितना है, वो है 1 किलोग्राम। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि जो वस्तु है पूरी तरीके से वो जल में डूब गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये जल में पूरी तरीके से डूबी है तो कहीं ना कहीं दोस्तों जितना उसका आयतन होगा, इस दोस्तों आपके धातु का जो टुकड़ा है उसका जितना आयतन होगा, अपने उतने आयतन का इसने जल को हटाया होगा, अपने जल को वो विस्थापित किया होगा। तो अगर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि उस जल का अगर हम भार निकालते हैं, जितना ये विस्थापित किया है, जितना जल को हटाया है, अगर उसका हम भार निकालते हैं, अगर उसका भार मान लेते हैं आता है कितना, तो आता है 300 ग्राम। कितना आता है? 300 ग्राम। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि आपके 1 किलोग्राम की जो वस्तु है उसके भार में जानते हैं कितना कमी आएगा? उसके भार में 300 ग्राम का कमी आएगा। कितना कमी आएगा? 300 ग्राम का। और जब कोई व्यक्ति उसको बाहर से अगर इस पर बल लगाएगा तो जानते हैं उसका भार उसको कितना महसूस होगा? मात्र केवल जानते हैं 1 किलोग्राम का ना, मात्र 700 ग्राम का वो दोस्तों क्या करेगा? इस वस्तु पर वो भार लगाएगा। यही चीज क्या है, इससे कनेक्टेड है, मेरी बात तो समझिएगा। 700 ग्राम का क्या करेगा? इस पर भार लगाएगा, क्योंकि 300 ग्राम का आभासी कमी हो चुका है, क्योंकि वो अपने जितने आयतन का उसने जल विस्थापित किया है उसे दोस्तों आयतन वाले जल का जो द्रव्यमान है वो 300 ग्राम निकल कर आया है। इसलिए दोस्तों अपने भार को 700 ग्राम ही क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर बात करें पूरे इसे आपके धातु के टुकड़े के द्रव्यमान का, तो वो है 1 किलोग्राम। वो कितना है? 1 किलोग्राम। अगर हम बात करें हम लोग जितना उसने जल विस्थापित किया है उसके द्रव्यमान का, तो वो है कितना? 300 ग्राम। वो है 300 ग्राम। तो अब आप ही बताओ दोस्तों कि इसमें किसका भार ज़्यादा है? आपके वस्तु का भार ज़्यादा है या उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार ज़्यादा है? तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर वस्तु का भार ज़्यादा है, यानी W1 जो है वो ग्रेटर देन हो चुका है किसके? तो दोस्तों वो हो चुका है W2 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों यह तैर रहा है ना, यहाँ पर यह तैर रहा है, यहाँ पर तैर रहे हैं। ठीक है, यानी जल के सतह पर पूरा तरीके से डूब गया है, लेकिन वो जल की सतह पर ही क्या कर रहा है? वो तैर रहा है पूरा अपने आप को डुबा कर। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि इस वस्तु का जो भार है वो जानते कितना है? वो है दोस्तों आपका 500 ग्राम, यानी आधा किलो, 500 ग्राम। ठीक, और जब ये वस्तु आपके द्रव में डूबती है, यानी सतह तक डूब रही है ना, तो जितना दोस्तों ये अपने जल को विस्थापित कर रही है, अगर उस जल का अगर भार निकाला जाए तो जानते हैं उसका भार कितना निकल कर आएगा? मान लेते हैं कि उस द्रव का जो भार है, जितना उसने द्रव को हटाया है, तो उसका भार निकल कर आ रहा है 500 ग्राम। समझिएगा, 500 ग्राम। तो देखिए इसका भार भी है कितना? तो 500 ग्राम। आज जितना दोस्तों उसने द्रव को हटाया है उसका भार भी कितना आ रहा है तौलने पर, उसका मापन करने पर? तो वो आ रहा है 500 ग्राम। तो उस स्थिति में देख सकते हैं कि अगर बाहर से कोई व्यक्ति इस पर अगर बल लगाएगा तो उसके द्वारा लगाया गया जो बल होगा इस वस्तु पर वो शून्य होगा। शून्य कहने का मतलब ना के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु का जो भार है वो है 500 ग्राम, और कहीं ना कहीं इस 500 ग्राम का जो बल है वो ऊपरमुखी जो आपका बल उत्प्लावन जो बल है वो आपका द्रव ही इस वस्तु पर लगा दे रहा है, यानी आपको इस पर लगाने की जरूरत नहीं है। तो यही कारण है कि अगर आप इस पर बल ना भी लगाओ, इसको खींचने के लिए बल ना भी लगाओ, तभी दोस्तों बिना आपके बल से ही, बिना आपके बल के प्रभाव से ही यह ऊपर रहेगा। मतलब अगर ऐसा नहीं है कि जब तक खींचे हो ना तब तक ऊपर है, छोड़ दोगे तो चला गया नीचे, पानी के अंदर डूब जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको छोड़ भी दोगे ना तो पानी की सतह पर ही वो तैरेगा, क्योंकि दोस्तों वो बिल्कुल भी डूबेगा नहीं, क्योंकि उसके बल का जो परिणामी बल है वो शून्य प्राप्त हो रहा है। मेरी बातों को गौर से आप लोग ध्यान समझना, आपको सारा चीज आपको समझ में आ जाएगी, जितना चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरे वीडियो को लॉन्ग होने पर आप लोग मत जाना। अगर मेरे वीडियो को अच्छे से आप समझ जाते दोस्तों, यकीन मानिए आपको दोबारा दूसरा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो चीज है जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो उस स्थिति में देख सकते हैं कि आपका जो W1 है वो कहीं ना कहीं इक्वल देन हो चुका है W2 के, तो आपका ये जो वस्तु होगा वो बिल्कुल भी डूबेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसके भार में जो आभासी कमी आई है, तो आभासी कमी कहीं ना कहीं दोस्तों इस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर है, जो कि आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है, जो कि सत्य है। दोनों में देखे आपने ये सिद्धांत काम कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं इसमें। ठीक है, इसमें बात करते हैं। मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इस वस्तु का जो भार है, मान लेते हैं वो है 100 ग्राम। मान लेते हैं इस वस्तु का जो भार है वो है 100 ग्राम। इस वस्तु का जो आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और जितना हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, अगर उतने हिस्से वाले आयतन के बराबर अगर जल वो हटा रहा है, अगर उस जल की अगर मात्रा का अगर हम दोस्तों मापन करते हैं, तो मापन करने के पश्चात मान लेते हैं कि उसका मान आ रहा है कितना? तो 200 ग्राम। जितना जल वो विस्थापित कर रहा है, अगर उस जल का अगर हम भार निकालते हैं तो वो आता है, मान के चलते हैं 200 ग्राम। ठीक है, तो सुनिएगा, अगर कोई आपसे बोले
कि प्राम में इसका टोटल जो भार था वो कितना था, तो दोस्तों आपने देखा था प्राम में इसका जो भार था वो है 100 ग्राम। ठीक, जब इस वस्तु को आपने पानी में डाला तो इसके भार में जो आभासी कमी है वो कितनी की आई, तो 200 ग्राम का, यानी कि 100 ग्राम बेसी है, 100 ग्राम बेसी है। तो 100 ग्राम बेसी करने का मतलब कि अगर 100 ग्राम का अगर आता ना दोस्तों, 100 ग्राम का और कमी आता तो कहीं ना कहीं जो आपकी वस्तु है वो अंदर डूब जाता, यानी केवल वो जल की सतह पर ही क्या करता, वो जल की सतह पर ही वो तैरता पूरा अपने को आपको डुबाकर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल, यानी 100 ग्राम बढ़ ही गया है, 100 ग्राम बढ़ गया, यानी इसका जो भार है द्रव का हटाया गया, जो द्रव उसका भार है वो आ रहा है 200 ग्राम। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हुआ कि तू पूरा डुबल बड़ा ना, पूरा डुबल बड़ा तो आधा बलवा हम लगाता नहीं कहता ना, तो तू बड़ा कहता ना के, तो तू बड़ा 100 ग्राम के, टोटल दोबारा 100 ग्राम के। ठीक है, तो हम अपना तरफ से तरह के 100 ग्राम लगा देते नहीं, तो जानते क्या होगा, इसका जो आधा हिस्सा होगा वो ऊपर चला जाएगा। क्या समझिए, जब आधा हिस्सा ऊपर चला जाएगा तो ये स्थिति तभी संभव है जब दोस्तों आपका वस्तु का भार इस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार से छोटा होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि 100 ग्राम आपका स्मॉलर देन हो चुका है 200 ग्राम के। तो यहाँ पर भी जो आभासी कमी है वो दोस्तों आपकी इस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर है। तो कैसे तो आप लोग देख सकते हैं। तो ठीक है, तो दोस्तों इतना सारा क्या था आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत में सीखना था। तो जितना दोस्तों मेरे समझ में था आर्किमिडीज के सिद्धांत को आप लोग के सामने एक्सप्लेन करने का, आप लोग के सामने बताने का, दोस्तों मैंने अपनी समझ से आप लोग को बताया है। तो अगर आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत अच्छी तरीके समझ में आया है, इसके सिद्धांत के बारे में आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से जानकारी हासिल किया है, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।